वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके लियाकताबाद में रिश्ते के तनाज़े पर खातून कत्ल। मकतूला भाई के लिए चचा की बेटी का रिश्ता मांगने गई थी। खातून के इसरार पर चचाजाद ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुल्जिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में। चचाजाद भाई ने तैश में आकर खातून पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गई। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में रिश्ते के तनाज़े पर खातून कत्ल हुई। मकतूला भाई के लिए चचा की बेटी का रिश्ता मांगने गई थी। खातून के इसरार पर चचाजाद ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिससे खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुल्जिम मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। शहरी अपनी कीमती मोटरसाइकिलों गाड़ियों से महरूम होने लगे। फैमिली के साथ आए शहरी अपनी कार से महरूम। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। खास तौर पर जो है शहरी जो है अपनी कीमती मोटरसाइकिल कारों से महरूम होने लग गए हैं। शॉपिंग करने आई फैमिली जो है अपनी कार से महरूम हो गई। हमारे साथ यहाँ जो है वो शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। 7:15 बजे मैंने गाड़ी यहाँ पार्क की है। यहाँ से फिर मैं आइडियाज और खाड़ी तक गया हूँ, फैमिली के साथ हूँ मैं। विदिन 30 मिनट्स में, क्योंकि 8 बजे सारे ये बंद हो जाते सारी, विदिन 30 मिनट्स में वापस आए हूँ, यहाँ गाड़ी नहीं थी। मैंने फौरी तौर पे 15 की है, कॉल आ गई, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, PSI आ रहा है, देखते हैं अब क्या होता है। मैंने दर्ज करवा दी है। इस वक्त जो शहरी के परेशान, उनका कहना है कि हम आए थे, हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क किए थे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन इनके मुताबिक जो है वो जो पोस्ट ऑफिस वाले, इनका कहना है कि हम CCTV फुटेज जो है वो आपको भी अवेल नहीं कर सकते हैं, सुबह आपको अवेल की जाएगी। इस हम शहरी के परेशान है। खासतौर पर मुल्तान शहर में जो है शहरी अपनी कीमती गाड़ियाँ और बाइक से जो है महरूम होने लग गए हैं। पुलिस जो इस वक्त खामोश तमाशाई है और मार्केट से बंद करवाने में जो है मसरूफ है सारा अमला, लेकिन शहरियों की परवाह किसी को भी नहीं है। शहरी इस वक्त जो है वो कई परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे इकदाम उनके खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, अरब इस्लामी ममालिक कॉन्फ्रेंस की गजा और लबनान में नस्ल कशी की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की बरामद और तरसील पर पाबंदी का मुतालबा। 1967 की सरहदों से पहले वाली फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। फ़लस्तीनी रियासत से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी आगाही मुहिम चलाई जाए। गजा और लबनान पर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, आलमी बरादरी गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कशी रुकवाए। सलामती कौंसिल इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करे। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से रोकने के लिए इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से रोकने के लिए इक़दाम करे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अरब इस्लामिक ममालिक का कॉन्फ्रेंस से हथियारों की बरामद रोकने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 1967 वाली सरहदों के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल को फौरी हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगनी चाहिए। रियाज में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात से अमन को ख़तरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात पर भी शदीद तशवीश है। गजा में इसराइली जराइम नस्ल कशी के मुतरादिफ हैं। गजा में फौरी जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। गजा और लबनान की सूरत हाल पर रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत फ़लस्तीन, लबनान, इराक, शाम, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक के सरबराहान हुकूमत और वफूद की शिरकत। इजलास का खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, लबनान और गजा में जंग के फौरी खात्मे और अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। गजा और लबनान की सूरत हाल पर रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में शाली जारियत फौरी रोकी जाए, इमदाद फराहम की जाए। गजा और लबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। आलमी बरादरी को अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अपने खिताब में कहा, गजा और लबनान में मजीद जारियत रोकने के लिए इसराइल को आलमी सतह पर तनहा करना होगा। नेतन्याहू हुकूमत ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाना चाहती है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने
کے لیے مزید ممالک کو آمادہ کیا جائے۔ تمام اسلامی ممالک عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست میں فریق بنے۔ فلسطینی صدر کہتے ہیں اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درآمد تک اسرائیل کی رکنیت معطل کی جائے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر تمام ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے اور تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو ترک کر دیا جائے۔ شاہ اردن نے کہا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ مصری صدر بولے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ ازبک صدر نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال میں غزہ جنگ پر کانفرنس کا انعقاد کیا، ایک سال کے دوران جنگ پھیل کر لبنان تک پہنچ گئی۔ شامی صدر بولے عملی اقدامات نہ اٹھا کر فلسطینیوں کی نسل کشی میں ہم بھی شریک ہیں۔ حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن فلسطینی عوام کو جینے کا بھی حق حاصل نہیں۔ لبنان کے قائم مقام وزیر اعظم نجیب میکاتی نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے عالمی بینک کے مطابق 8 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تعمیر نو فنڈ قائم کر دیا گیا۔ عراق کی وزیر اعظم نے بھی مطالبہ کیا کہ غزہ اور لبنان کی تعمیر نو کے لیے مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ریاض سے باکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ریاض کے انٹرنیشنل رائل ٹرمینل پر پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف سید المالکی، سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ اپنے 3 روزہ دورہ آذربائیجان کے دوران وزیر اعظم باکو میں کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کوپ 29 کے سربراہی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس، ججز کمیٹی نے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ اجلاس میں سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین کو زیر التوا آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی۔ سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی۔ مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ سربراہ آئینی بینچ 2 سینئر ججز سے مل کر کریں گے۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی۔ کمیٹی کے 1 رکن جج جسٹس جمال خان مندوخیل کے بیرون ملک ہیں۔ رکن جج کی وطن واپسی پر کمیٹی اجلاس ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے اہم ریمارکس بولے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے، بار بار یہ سوال سامنے آیا ہے اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ اس حوالے سے وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی۔ جسٹس عقیل عباسی نے سوال اٹھایا کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی جس میں ابھی وقت لگے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت میں ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 79 سوالات پوچھے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سوال نامے کا جواب جمع نہیں کرا سکے۔ 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس ان کیمرہ بریفنگ میں پیراگراف 10 کی منظوری اور بغیر بحث کے دستاویز سیل کی گئی۔ آپ کے دباؤ پر غور و فکر نہیں کیا گیا۔ شریک ملزمان کو غیر قانونی فائدے کے بدلے میں آپ نے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے 485 کنال زمین حاصل کی۔ فرج شہزادی نے بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن کے طور پر ملک ریاض سے موہڑا نور اسلام آباد میں 240 کنال اراضی حاصل کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک سے مشاورت نہیں کی گئی۔ دریا ٹاؤن نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450
50 मिलियन की डोनेशन दी। बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंटेंट के 6 चेक के जरिए 235 मिलियन रुपए अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर हुए। गवाह परवेज खटक के मुताबिक काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने बताया कि बरतानिया में जो भी गैर कानूनी रकम पाई जाएगी उसे जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया जाएगा। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि आपने शहजाद अकबर को डीड को काबीना के सामने पेश न करने की इजाजत दी। केस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मखसूस अकाउंट को कॉन्फिडेंशियल डीड में मेंशन किया गया, जिसका मकसद बहरिया टाउन कराची की जमीन की अदायगी था और यह अकाउंट रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं था। केस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के मुताबिक अप्रैल 2019 में 458 कनाल अरासी बहरिया टाउन ने खरीद कर जुल्फिकार अब्बास बुखारी के जरिए अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर की। उस वक्त तक ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। आपके गैर कानूनी इकदाम से रियासत पाकिस्तान को 171 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। पीटीआई में कोई कंफ्यूजन नहीं, सब एक पेज पर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं मुल्क भर में हमारे जलसे जलूस होंगे, मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका का किरदार नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है एहतजाज के लिए तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। किसी इशारे का इंतजार नहीं है और ना कोई कंफ्यूजन है। किसने कहा बैकअप? क्या कोई जवाब दे दिया किसी ने एहतजाज से? किसी ने कहा कि हम एहतजाज करने नहीं जा रहे? कोई भाग गया एहतजाज करने से? पाकिस्तान में कोई पीटीआई का एमएनए एमपी ऐसा है जिसने जवाब दे दिया कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा? इमरान खान साहब जिस दिन तारीख दे देंगे, जिस दिन वो कॉल दे देंगे, उस दिन पार्टी के जो कायदीन हैं जिसमें उनके चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी या गंडापुर साहब वो उसका ऐलान कर देंगे। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे तो इनके खिलाफ सख्ती या ऐसे इकदाम नहीं होंगे। पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग से इब्तिदा होती है। सारी जमातें इनसे बात करने को तैयार हैं, मगर ये बात करने को तैयार ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी केस नहीं, इसमें सजा हो सकती है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि सारी जमातें इनसे बात करने को तैयार हैं, मगर ये तैयार ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी केस है, इसमें सजा हो सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि अगर ये उम्मीद है कि ट्रंप के जीतने से अदालत में फैसले आएंगे तो मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा कि बार बार कहता हूँ झूठ की बुनियाद पर तामीर इमारत मिस्मार ज़रूर होती है। झूठे नारे से वक्ती शोहरत मिलती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती। गुलामी और वो आज़ादी की जो बहस थी वो क्या थी? अगर तो उनका जो ये था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और अब मेरी आज़ाद पॉलिसी थी और सारा सिलसिला था, तो उसके बाद जब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो उस सारी बात को निगेट कर रही हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत होती है, इसके मस्मार होने में वक्त ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये मस्मार ज़रूर होती है। अब ये नहीं हो सकता कि ये आपको एक वक्ती मकबूलियत किसी झूठे नारे के ताबे मिले, वो परपेचुअल नहीं हो सकती, दायमी नहीं हो सकती। ये एक वक्ती सा रोमांस होता है। जिस तरह एक आबला फटता है ऐसे फटेगा, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आती, ताहम मुल्क की सियासत में किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ से किसी डील का इल्म नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर तबसरा नहीं कर सकता। मुजाहिरे और जलसे पीटीआई का हक है, इससे इनको नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आवाम में जा रहे हैं, नवंबर के आखिर में सखर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ जरूर मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि घर बैठकर तनकीद करने वालों को तहरीक इंसाफ का नहीं समझता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा है कि मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। सवाबी में पीटीआई कारकुनान की नाराज़गी के हवाले से पूछे जाने वाले सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते हैं, ये डी चौक में होंगे भी तो नहीं। इनकी नाराज़गी भाड़ में जाए, जो जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जो तनकीद करने वाले घरों में बैठे होते हैं, पहले अपनी वीडियो तो दिखाएं कि खुद कहाँ थे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। अज़मा बुखारी का कहना था कि ये लोग यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं, ना ही उसके अहकामात को संजीदा लेता है। नंद भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीके इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोश की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं। जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज एनआरओ मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। बैरिस्टर सैफ ने कहा है जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडों की माहिर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस किस्म की हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई जलसे में अमरीकी झंडा लहराना मुस्तरद करती है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा कोई भी नहीं कर सकता। 9 फरवरी को तहरीक चलानी चाहिए थी जो नहीं चलाई गई। जब तक बानी पीटीआई की फैमिली जिम्मेदारी नहीं लेगी कारकुन नहीं जुड़ेंगे। तहरीक इंसाफ में भी मैं समझता हूँ कि देखें इमरान खान को बाहर पाकिस्तान के लोगों ने लाना है। पाकिस्तान के मसलों का हल ट्रंप या एलॉन मस्क ने नहीं करना, पाकिस्तान के लोगों ने करना है। ये तहरीक इंसाफ से इंसाफ या इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत से का प्रॉब्लम यह है कि उनसे इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा तो कोई नहीं कर सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लोग भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। पहले मैं 9 फरवरी को जब आपको तहरीक चलानी चाहिए थी आपने तहरीक नहीं चलाई, वो मौका मिस हो गया। बाद में अलायंस आपसे अब तक जो है वो जो नहीं हो रहा वो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ नाकामी है। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने आज JHQ में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक ने दिफा और सिक्योरिटी में ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी के माहौल पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मजबूत दो तरफा रवाबित की तारीफ की और अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ को फ़रोग देने में उनकी अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी सदर की जानिब से खैर सगाली का पैगाम भेजने पर शुक्रिया अदा करते हुए बहुत जल्द चीन का दौरा करने का पैगाम दिया है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मजीद तकवीयत मिलेगी। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से खैर सगाली के पैगाम पर शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह रहे कि चीनी सदर ने 3 नवंबर को अपने ख़त में सदर मुमलिकत के ज़ख्मी होने पर अपनी तशवीश और सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। चीनी सदर ने अपने ख़त में पाक चीन दोस्ती की गहराई का भी इयादा किया। उन्होंने ख़त में सदर आसिफ अली जरदारी को चीन का दौरा करने की गर्मजोशी से दावत भी दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टील मिल की बहाली के लिए रूस से मदद मांग ली। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी माहिरीन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी। रूसी वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा जिससे स्टील मिल की बहाली में बड़ी पेशरफ्त होगी। वज़ीर आला सिंध और रूसी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान स्टील मिल की अहमियत पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था पीपल्स पार्टी स्टील मिल की बहाली का मजबूत इरादा रखती है। रूसी सफ़ीर का कहना था कि ऑनलाइन इजलास में मंसूबे के तकनीकी मामलात पर बात की जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने नाकारा मशीनरी की जगह जदीद प्लांट लगाने पर इत्तेफाक किया। रूसी सफ़ीर ने कराची के ट्रांसपोर्ट के शोबे ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक बसों पर सरमायाकारी में रूसी कंपनियों की दिलचस्पी का इजहार भी किया। आगे बढ़ें और बात करें पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर चीन की मुसलसल तवज्जो। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म
ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ دہشت گرد اپنے کیے کی قیمت چکائیں گے۔ چین اور پاکستان اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، تعلقات دل و دماغ میں بسے ہیں۔ چین اور پاکستان کے باہمی تعاون کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ چین پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ دونوں ممالک کے عوام کو مختلف شعبوں میں تعاون کا فائدہ پہنچے گا۔ دہشت گردوں کو سبق سکھانے کا عزم اور قابلیت رکھتے ہیں۔ سموگ روگ بن گئی۔ اسلام آباد اور پشاور سمیت پنجاب میں زہریلے دھوئیں کے بادلوں کا راج برقرار۔ ملتان فضائی آلودگی میں سر فہرست۔ بیماریوں میں اضافہ۔ متعدد شہروں میں رات 8 بجے کاروبار بند کرنے کی ہدایات۔ بھارت میں فصلیں جلانے اور ہوا کا رخ پاکستان کی جانب ہونے کے باعث آلودگی میں اضافہ ہوا۔ پنجاب کے بعد اسلام آباد اور پشاور میں بھی اسموگ کا راج۔ ملتان فضائی آلودگی میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 950 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 560، پشاور کا 597، اسلام آباد کا 254 اور راولپنڈی کا AQ انڈیکس 284 کو چھو گیا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری اور بچوں میں چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور میں ایک ہفتے کے دوران 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ماہرین صحت کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسموگ کی خراب صورتحال پر پنجاب حکومت ان ایکشن۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مارکیٹیں اور بازار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ میڈیکل سٹورز، تندور، بیکریاں، پیٹرول پمپ، کریانہ سٹور، سبزی، پھل، گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ یوٹیلٹی سروسز، بجلی، گیس، انٹرنیٹ، فون کے اداروں پر بھی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز سڑک پر نکل کر ڈیوٹی کریں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اسموگ کنٹرول میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر اظہار افسوس۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ارب اسموگ اور 100 ارب ماحولیاتی بہتری کے لیے مختص کیے۔ آلودگی پھیلانے والے 600 سے زائد بھٹے گرا دیے گئے، مزید بہتری لائیں گے۔ اسموگ کا مسئلہ سب نے مل کر حل کرنا ہے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق بھارت میں فصل جلانے اور ہوا کا رخ پاکستان کی جانب ہونے کے باعث بھی اسموگ اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی ابتر صورتحال۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں 8 بجے مارکیٹس کی بندش کے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ گجرانوالہ میں انتظامیہ نے 8 بجے تمام مارکیٹس اور شاپنگ مال بند کروا دیے۔ احکامات نہ ماننے پر ضلعی انتظامیہ نے 4 دکانیں سیل کر کے 3 دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں رات 8 بجے مارکیٹس کی بندش کے احکامات پر عمل درآمد۔ پنجاب میں اسموگ کی ابتر صورتحال۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں 8 بجے مارکیٹس کی بندش کے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ گجرانوالہ میں انتظامیہ نے 8 بجے تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز بند کروا دیے۔ احکامات نہ ماننے پر ضلعی انتظامیہ نے 4 دکانیں سیل کر کے 3 دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کا پنجاب میں آلودگی کی وجہ سے بچوں کی صحت کے حوالے سے خدشات کا اظہار۔ یونیسیف کے مطابق پنجاب میں زہریلی ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے 5 سال سے کم عمر کے 11 ملین سے زائد بچے خطرے میں ہیں۔ یونیسیف نے حکومت پاکستان سے ہر بچے کے لیے ان کے حقوق کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پنجاب میں اسموگ بدستور برقرار ہے۔ یونیسیف نے قرار دیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی صحت کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ بچے آلودہ اور زہریلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 11 ملین سے زیادہ بچے اسموگ کا شکار ہیں۔ گزشتہ ہفتے لاہور اور ملتان میں فضائی آلودگی کی سطح نے ریکارڈ توڑ دیے۔ یونیسیف کے مطابق فضائی آلودگی عالمی ادارہ صحت کے فضائی معیار کے رہنما اصولوں سے 100 گنا زیادہ ہے۔ فضائی آلودگی اتنی شدید ہے کہ اب خلاصے دکھائی دے رہی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں 5 سال سے کم عمر بچوں میں تقریباً 12% اموات فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شدید آلودگی سے خاص طور پر بچوں اور حاملہ خواتین پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں بارش اور ہلکی برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ سوابی اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ ندی نالوں میں تغیانی، کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سوات میں مٹا اور ملحقہ علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مردان کی تحصیل رستم اور بونیر میں بھی بارش ہوئی۔ نتھیا گلی، ایوبیہ، ڈونگا گلی میں موسم سرما کی پہلی بارش 2 فیڈر ٹرپ کر گئے۔
मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक ठोकर न्याज बेग धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 रोहड़ी तक रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज ताला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज ताला इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई। आपको बताएं कि इस मौके बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज ताला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा ता ठोकर न्याज बेग धुंध की वजह से बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज ताला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद की गई। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज ताला इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई है। कुछ खबरें खेलों के मैदान से। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जोश फिलिप को ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जोश फिलिप T20 स्क्वाड में भी बरकरार रहेंगे। जोश फिलिप को कोपर कनोली की जगह शामिल किया गया है। जोश फिलिप कल वनडे कप का मैच खेलने के बाद ब्रिस्बेन में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक के फाइनल में पाकिस्तान ने 12-1 से मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान की फतह पर मैदान में शायकीन ने जश्न मनाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक टूर्नामेंट में 9 ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सब्ज हिलाली परचम के साथ कामयाबी की खुशी में रक्स किया और मैदान में सजदा शुक्र भी अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।